हेलो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विद अनदर वीडियो फॉर द सीटेट 2024 और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास फेब 2016 का पेपर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे सीडीपी के पार्ट को। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैप फोल्डिंग। ये स्कैप फोल्डिंग आधारभूत सहायता का इसमें कौन सा एक अच्छा उदाहरण है। अब आधारभूत सहायता क्या होती है? जिसका आशय है कि समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। तो देखिए, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को एक हाल सॉल्व्ड प्रॉब्लम या आधा समाधान किया हुआ उदाहरण उसे अगर देंगे, तो बच्चे को जो है बच्चा वो इसे को ट्राई करना शुरू करेगा। अगर उसको हम हाफ देंगे तो बच्चा खुद आगे ट्राई करेगा सॉल्विंग करना। बट ऑफरिंग रिवार्ड ये कोई इसमें नहीं आता है हम स्कैप फोल्डिंग में। उसको बच्चे को बार बार चीज़ को दोहराना को भी हम स्कैप फोल्डिंग नहीं बोलेंगे। टेलिंग दैट शी कैन नॉट गो होम, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। स्कैफोल्डिंग बेसिकली ये होता है कि हमने बच्चे को एक तरह से फैसिलिटेट करना और उसको एक हेल्प प्रोवाइड करवाना। बच्चा खुद ट्राई करेगा बट हम उसका हमारा काम है उसको हेल्प प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर क्लास हैज लर्नर विद अ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल टू असेस देम यू वुड गिव देम। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे हैं, उनका आकलन करने के लिए आप कौन सा प्रक्रिया का या कौन से मेथड का यूज करेंगे। देखिए, अब जब हमारे पास है विविध जो है शैलियों वाले बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, हम जो है उसके लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे। यूनिफॉर्म सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नहीं। सेम सेट ऑफ टास्क एंड टेस्ट नो, बिकॉज हमारे पास लर्निंग डाइवर्सिटी है तो हमें जो टेस्ट हैं वो भी डाइवर्सिटी के हिसाब से करने पड़ेंगे। ए वैरायटी ऑफ टास्क एंड टेस्ट वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्लास में लर्नर्स विद डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स हैं, तो हमें टेस्ट भी उसी के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। Nowadays there is a tendency to refer to wrong concept of the children with the alternative concept. This could be कंट्रीब्यूटेड टू। हम जो हमारे पास है कि बच्चे की गलत धारणा को गलत नहीं कहना है, उसे हम कह सकते हैं कि ये वैकल्पिक धारणाएं हैं। तो इसे क्या कहा जा सकता है और ये किस में हेल्प करती है हमें। तो हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो हमारा पास आंसर आएगा कि रिकॉग्निशन दैट चिल्ड्रन आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग एंड देयर थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अडल्ट। यस, हम ये नहीं कर सकते हैं कि बच्चे की जो सोच है वो न्यूसेंस है, या बच्चे को उस चीज़ के बारे में समझ नहीं है, या हम कोई फैंसी टर्म लें बच्चे की गलतियों को बताने के लिए। अब हम कि बच्चों को एक अडल्ट की तरह समझाएं, नहीं। हमें ये करना है कि जो बच्चे हैं वो बच्चों की तरह सोच सकते हैं। बच्चों की जो सोच है वो भिन्न भी हो सकती है और अडल्ट से डिफरेंट भी हो सकती है। तो बेसिकली ये इसलिए कहा गया है कि बच्चा जो है अपने तरीके से सोच सकता है, इसलिए उसके कंसेप्ट को हमें रॉन्ग नहीं बोल के अल्टरनेटिव कंसेप्ट कहना है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टीचर्स रोल इन द मिडिल स्कूल क्लासरूम। कि एक माध्यमिक विद्यालय कक्ष में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो शिक्षक देखिए एज ए क्या काम करेगा, डिस्करेज करेगा बच्चों को। ये पहला ही आंसर गलत हो गया। डिस्करेज मल्टीपल पर्सपेक्टिव नो, बिकॉज टीचर का काम डिस्करेज करना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू गिव लेक्चर्स। देखिए, मिडिल क्लास स्कूल है तो हम लेक्चर्स की तो यहाँ पे सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू हम अगर लेक्चर को प्रेजेंट करते हैं तो बच्चा उतनी जल्दी अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएगा। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि हमें अगर बच्चों के बीच में अपॉर्चुनिटीज़ अगर उनको प्रोवाइड करवाएं कि वो डिस्कशन करें चीज़ों को लेके, बच्चों के बीच में पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन करें, तो वो बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मोटिवेशन एंड लर्निंग इज करेक्ट। कि जो अगर हम बात करें मोटिवेशन के बारे में और लर्निंग के बारे में, मोटिवेशन और लर्निंग अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में कौन सा यहाँ पे कथन जो है वो सही है, करेक्ट पूछा हुआ है हमें। तो हमें देखना है कि यहाँ पे हमें क्या पूछ रहे हैं। मोटिवेशन डज नॉट हैव एनी रोल, नो। मोटिवेशन इज इफेक्टिव ओनली व्हेन स्टूडेंट आर, लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन द स्टूडेंट आर मोटिवेटेड यूजिंग एक्सटर्नल रिवार्ड्स। दिस इज नॉट ट्रू। Learning is effective only when the student have the instinct, motivation and desire to learn from the inside. देखिए ये सही है। लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली when the student are एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड, नहीं। देखिए, जब तक बच्चा खुद सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक हम कोई मेथड यूज करें बच्चा नहीं सीखेगा। जब तक बच्चे को भीतरी प्रेरणा होगी, सीखने की अंतर्हीन इच्छा होगी, तभी बच्चा जो है वो सीख पाएगा और बच्चा जो है वो चीज को लर्न कर पाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लर्निंग इज करेक्ट। सो सीखने के बारे में कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अब इसके यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, लर्निंग इज अ पैसिव, लर्निंग डज नॉट डिपेंड अपॉन द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज।
Learning is equivalent to the acquisition of skill. Learning is facilitated by the social actions. अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या है कि उन्होंने पूछा है सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से एक सत्य है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्धारित नहीं है। सीखना कौशलों के संचय के समान है। सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। यस, जो लर्निंग है दैट लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय द सोशल एक्शंस। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय द सोशल एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टू अनेबल चिल्ड्रन टू लर्न। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें तो बच्चों को रिवॉर्ड देना, बच्चों को संवाद या डायलॉग के लिए अपॉर्चुनिटी देना, लेक्चर देना या इंस्ट्रक्शंस देना, तो इसमें से कौन सा है जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों की जो अधिगम को मतलब अधिगम को इजी बनाने के लिए या लर्निंग को इजी करने के लिए कौन सी यहाँ पे मेथड है। तो डायलॉग मेथड इज इजी, बच्चे डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, तभी बच्चे बहुत जल्दी वो अपनी एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। which one of the following statements about the development is correct। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए कौन सी इसमें से कथन सत्य है। हमें पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें देखना है यहाँ पे अब कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। तो डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड। डेवलपमेंट चेंजेस go forward in a straight line. Okay, development occur at different rate among different individuals. Development occur at a very fast rate from birth till adolescence and then it stops। नहीं, क्योंकि हमें पता है डेवलपमेंट जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है वो इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट तरीके की डेवलपमेंट हो सकती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। मिडिल चाइल्डहुड इन द पीरियड इज अ पीरियड फ्रॉम। जो मिडिल चाइल्डहुड की हम बात करते हैं तो वो कहाँ तक का पीरियड होता है। मिडिल चाइल्डहुड की हम बात करते हैं तो 6 to 11 years हम कॉल्ड इट एज ए मिडिल चाइल्डहुड। Environmental factors do not play any role in shaping an individual since growth of each individual is determined by his genetic makeup। This statement is किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ये कथन जो है सही है या नहीं है। देखिए, इन्वायरमेंट जो है वो रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल की शेपिंग में या नहीं करता है, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बात करें कि इन्वायरमेंटल फैक्टर डू नॉट प्ले, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इन्वायरमेंट फैक्टर प्ले रोल करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, इनकरेक्ट। अब क्यों इनकरेक्ट होगी, सिंस देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस टू प्रूव दैट इन्वायरमेंट कैन हैव अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट। अब देखिए, करेक्ट तो ये स्टेटमेंट हो ही सकती है क्योंकि हमें पता है इन्वायरमेंट और हेरिडिटी दोनों ही फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल को। तो हमें करेक्ट वाली स्टेटमेंट तो हमें पहले हटानी नहीं है। अब हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट क्यों है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है 1 और 4। अब 1 को हम देखें तो ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का प्रभाव पड़ सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोलता है, इनकरेक्ट सिंस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट लिटिल इन एन इंडिविजुअल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, हमें पता है कि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों करते हैं, तो ये तो मतलब है ही नहीं कि वो लिटिल करता है। तो अगर हम बोलते हैं कि दोनों करते हैं, इट मीन्स it is incorrect since there have been several researches to prove that environment can influence the development। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो blank is a process through which a human infant begin to acquire the necessary skill to perform as a functioning member of the society। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। उसको हम क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन, मैचुरेशन, लर्निंग या डेवलपमेंट। यहाँ पे बात हो रही है इन्फेंट की, तो हम यहाँ पे जो करेंगे बात वो होगी सोशलाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to Piaget, which one of the following factor play an important role in influencing the development। पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे वो कौन सा उसका फैक्टर है। उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये है एक्सपीरियंस विद द फिजिकल वर्ल्ड। पियाजे के अनुसार भौतिक विश्व के साथ अनुभव का जो कारक है वो विकास को प्रभावित करता है। कॉग्निटिव एबिलिटी दैट
ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करें तो कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन प्री ऑपरेशनल पीरियड, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता कौन सी है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटी दैट कम्स इन द प्री ऑपरेशनल पीरियड, अगर हम प्री ऑपरेशनल पीरियड की बात करें तो इसमें जो बच्चा है वो दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता रखता है, या उसमें अभिकल्पनात्मक चिंतन की बात होती है, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता होती है, या अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। तो इसको अगर हम देखें तो हमने बात करी है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, तो वो होती है 2 to 7 ईयर्स में। तो बच्चा दूसरे एबिलिटी टू टेक द अदर्स पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो which of the following is a correctly matched pair? Social contract orientation, physical consequences of an action determine whether it is good or bad, punishment and obedient orientation, laws are not fixed but they can be changed for a good society, good boy and good girl orientation, one earns approval by being nice, law and order orientation, ethical principles and self chosen on the basis of values of human right। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन आर दोज विच वन अर्न बाय द अप्रूवल फॉर द बीइंग नाइस। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की का अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं वो हमारे पास है 15 नंबर क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच। अब यहाँ पे प्राइवेट स्पीच की बात करें तो प्राइवेट स्पीच हमारे पास किस लिए क्यों जरूरी होती है और क्या काम करती है। तो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय बैगर्सकी, बच्चों की व्यक्तिगत वाक की जो संकल्पना है वो क्या प्रेजेंट करती है। तो देखिए वो क्या करती है कि बच्चे अपने ही जो एक्शंस होते हैं उनको गाइड करते हैं अपनी प्राइवेट स्पीच के थ्रू। इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर ओन एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू बैगर्सके लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम। अब हम यहाँ बात करते हैं तो हम जो लर्निंग है अधिगम है उसको हम पृथक नहीं कर सकते हैं, किससे, परसेप्शन एंड अटेंशनल प्रोसेसेस से, सोशल कंटेक्स्ट से, रीइंफोर्समेंट से, मेजरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर से। तो यहाँ पे हम बात करें तो ये है सोशल कंटेक्स्ट से, जो लर्निंग है उसको उसके सामाजिक संदर्भ से पृथक नहीं किया जा सकता। प्रोग्रेसिव एजुकेशन इंटेल्स दैट द क्लासरूम इज, प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष is full of control of teacher who is dictatorial, democratic and there are space given to the children for understanding। देखिए हमें ये क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जब भी कोई बात आ रही है तो वो सारी किसके अराउंड होगी, बच्चे के अराउंड। तो चिल्ड्रन के अराउंड है तो हमें यहाँ पर डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट होगा जहाँ बच्चे को है प्रोत्साहन दिया जाएगा अपनी चीज़ों को रखने का, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन करने का या एक्सपीरियंसेस लेने का। अथॉरिटेटिव नहीं हो सकता है। फ्री फॉर ऑल विद द टीचर एब्सेंट फ्रॉम इट, नहीं टीचर एब्सेंट भी नहीं हो सकता है, टीचर को वहाँ प्रेजेंट होकर डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट देके बच्चों को अपने पॉइंट्स को रखने के लिए उनको स्पेस और टाइम देने को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट अ पर्सन विद लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कौन सा उदाहरण है जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात कर रहा है यहाँ पे। एबिलिटी टू हैंडलिंग द लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग, sensitivity to the meanings and orders of the words and the varied uses of the language, sensitivity to pitch, melody and tone, ability to notice and make distinction among others। देखिए अब यहाँ पे बात हो रही है लिंग्विस्टिक की, लिंग्विस्टिक जो उनकी एबिलिटीज हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम अगर पिच, मेलोडी, टोन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी म्यूजिकल। हैंडल लॉन्ग चेन ऑफ रीजनिंग तो हमारी ये एनालिटिकल थिंकिंग है या एनालिटिकल इंटेलिजेंस है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास है सेंसिटिव टू द मीनिंग, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड वेरिड यूज ऑफ द लैंग्वेज, कि शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता होने वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि है, भाषिक बुद्धि। लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज थॉट प्रोसेसेस,
Language cannot determine the thought processes. Language does not influence the thought processes. Language totally governs our thought processes. Language has influence on our thought processes. तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन है कि लैंग्वेज हैज इन्फ्लुएंस, हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है हमारी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा एज ए इन्फ्लुएंस ऑन आवर थॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 20 में वो बात कर रहे हैं कि हमारे पास a textbook of class 8 has following illustration: woman as a teacher and maid while men are doctor and pilot. This type of direction is only promote. So ये देखिए यहाँ पे बता रहा है कि क्लास 8 में एक कोई मतलब पाठ्य पुस्तक में कुछ चित्र हैं जिसमें क्या बताया गया है कि जो लेडीज हैं वो घरेलू काम कर रही हैं या एक शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला को दिखाया गया है एवं डॉक्टर और पायलट के रूप में पुरुष को दिखाया गया है। तो ये चित्र जो है क्या दर्शाते हैं, तो ये क्या दिखा रहे हैं, बेसिकली जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं तो देयर आर वास्ट डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ दीज अ टीचर नीड्स टू बी सेंसिटिव टू। अब ये बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें शिक्षार्थियों में बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किनके या किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफरेंस बेस्ड ऑन द कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड लर्निंग लेवल्स। यस, टीचर को बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज, बच्चे की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग या लर्निंग लेवल के अकॉर्डिंग सेंसिटिव होने की जरूरत है, यहाँ जरूरत है। डिफरेंस बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी ऑफ द लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड कम्युनिटी। यस, अगर हम बात करें तो बच्चे को, टीचर को दोनों के लिए ही, दोनों जो फैक्टर्स है दोनों के लिए सेंसिटिव होने की जरूरत है। बिकॉज अगर बच्चे के लिए लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर के प्रति हम, कम्युनिटी जो है इनके लिए और जो बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं दोनों के लिए अगर सेंसिटिव तरीके से काम करते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी हम जो है लर्निंग या टीचिंग अपनी मेथोडोलॉजी को मोल्ड करते हैं, तो बच्चे को वो जो है हेल्प करेगी लर्निंग में। तो बोथ आ जाएगा आंसर। असेसमेंट बाय ओनली पेपर पेंसिल टेस्ट, तो क्या कर देती है, जो अगर हम बात करें कि हम सिर्फ पेपर पेन का टेस्ट ले रहे हैं, कोई ओरल टेस्ट नहीं ले रहे हैं, करिकुलर कोई एक्टिविटीज का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो सिर्फ हम पेपर पेन टेस्ट ले रहे हैं, तो ये क्या कर देता है, असेसमेंट को बहुत ज़्यादा लिमिट कर देता है। टीचर हैज़ अ हियरिंग impaired child in the middle school class, it is important for her to। माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है जिसके लिए महत्वपूर्ण है। अब टीचर क्या रोल करेगा, टीचर का क्या रोल है उसमें, देखिए। तो अब यहाँ पे बात आई है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अब क्या करेंगे, आस्क द स्टूडेंट काउंसिल टू टॉक द चिल्ड्रन पेरेंट्स एंड टेल देम टू विथड्रॉ द नो, make the child sit at a place from where she can see the teacher's lips and facial expressions clearly. Yes, keep pointing to what the child cannot do over and over again. No, ridiculous the child. No, it means corporal punishment तो बच्चों को देनी ही नहीं है। तो it means हमें क्या करना है, बच्चे को वहाँ टीचर को बिठाना चाहिए जहाँ पे वो टीचर के एक्सप्रेशंस को, टीचर के लिप्स की जो रीडिंग है बेसिकली उसको, फेशियल एक्सप्रेशंस को इजीली देख सके और समझ सके चीज़ों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। A teacher can effectively respond to the needs of the children from disadvantaged section of the society by। एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। अब यहाँ पे आंसर देखिए क्या होगा, अडेप्टिंग हर पेडागोगी टू द नीड्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन द क्लासरूम, इग्नोरिंग देयर बैकग्राउंड। नो, जब देखिए अगर हम किसी बच्चे की सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं, बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, अथॉरिटेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, ये आपको अगर कोई भी ऑप्शन दिखते हैं तो ये सब गलत है। इग्नोरिंग देयर बैकग्राउंड एंड आस्किंग देम टू डू द कोर्स इन द स्कूल, नो। मेकिंग देम टू सिट सेपरेटली, नो। And do not mix with other students, no. Telling other children to teach the children from the disadvantaged background with a sympathy। देखिए अब हमारे पास ऑप्शन बचता है 1 and 4। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है हमारे पास, क्योंकि हम अगर दूसरे बच्चों को बोलेंगे कि जो वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं उनके प्रति
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहें, नहीं। हमें देखिए, जब हम टीचर एक बच्चों को पढ़ा रहा है तो उसको बच्चों के अकॉर्डिंग अपनी अडेप्टिंग हर पैडागोगी अकॉर्डिंग टू द एवरी चाइल्ड नीड इन द क्लासरूम, कि बच्चों के अकॉर्डिंग जो है वो टीचर अपनी पैडागोगी को मॉडिफाई करे, अपनी पैडागोगी को इम्प्रूव करे, ना कि बच्चों के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करे। चिल्ड्रन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, अब लर्निंग डिसेबिलिटी कई प्रकार की हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बच्चे बहुत सक्रिय होंगे और उनकी बुद्धि लब्धि कम होगी, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। बात हुई है लर्निंग डिसेबिलिटी, तो वो कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ सम एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्निंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, टीचर्स कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली बाय। अब जो है टीचर है बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, कैसे? उन्हें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देके आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आस्किंग देम टू मेमोराइज द आंसर, आस्किंग देम टू रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, जो टीचर है वो किस तरह से बच्चों को एक सृजनात्मक विचारों के लिए, क्रिएटिवली थिंकिंग के लिए प्रमोट कर सकता है या इनकरेज कर सकता है। तो उसकी अगर हम बात करें तो टीचर क्या कर सकते हैं, उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे तो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी है वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। देखिए, यहाँ पे अगर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे अगर उसके बाद हम बात करें कि आस्किंग देम टू थिंक डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आस्किंग देम टू मेमोराइज आंसर नहीं, रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा। अब हम यहाँ पे देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि हम, अगर हमने बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी इंक्रीज करनी है तो हम बच्चों को बोलेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम देंगे उनसे डिफरेंट वेज उनके पूछेंगे कि वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर हम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, which one of the following philosophical perspective needs to be followed to deal with the children with special needs? स्पेशल नीड के बच्चों के लिए हमें कौन सा जो मेथड है, कौन सा तरीका है वो अपनाना चाहिए? सो दे हैव द राइट टू फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन स्टडी इन द रेगुलर स्कूल। यस, अगर बच्चे कोई, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास हैं स्पेशल नीड वाले बच्चे, तो उनके लिए हमारे क्या है, अब जब से हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आया है, हमें पता है कि हमें अगर बच्चा विद स्पेशल नीड्स है तो हमें इस तरह से अपने सिस्टम को करना है कि बच्चे की सारी जो नीड्स हैं उनको कैटर किया जा सके। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं देन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच अगर हम बात करते हैं तो क्या होगी लर्नर सेंटर्ड? मतलब जो विद्यार्थी है या अधिगम करता है उसके सेंटर में रख के कौन सी अप्रोच है? ये वाली, यूज द मेथड इन विच टीचर इज मेन एक्टर, methods where learners own initiative and efforts are involved in learning। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन, द टीचर ड्रॉ कंक्लूजन फॉर द लर्नर्स, ट्रेडिशनल एक्सप्लोरेटरी मेथड। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारे पास लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब क्या है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हमारे पास है, तो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच का मतलब हम इस तरीके से ले सकते हैं कि जो हमारे पास अधिगम करता है हमें किस तरह की जो मेथड है वो यूज करने चाहिए उसके साथ। तो हमें यहाँ पे मेथड्स वेयर लर्नर्स ओन इनिशिएटिव एंड वर्ड्स आर इन्वॉल्व इन द लर्निंग। तो यहाँ पे वो विधियां हमें यूज करनी चाहिए जहाँ अधिगम करता अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित
होते हैं कि जो अधिगम करता है, जो लर्नर है, उसकी जो है उसके एक्शंस, उसके इनिशिएटिव्स वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल टू द लर्निंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल टू द लर्निंग। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास निम्नलिखित में कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन या रटकर याद करना। तो यहाँ पे हम देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। तो एजुकेशन का मतलब क्या है? इमिटेशन करना या मीनिंग मेकिंग या हमारे पास कंडीशनिंग या रोट मेमोराइजेशन। तो देखिए जब भी हम बात करते हैं सीखना, तो सीखना मतलब है कि हम उसका मीनिंग मेकिंग कर सकें, मीन मेकिंग, बेसिक या मीनिंग मेकिंग या मीन मेकिंग। तो उसके बाद हमारे पास आता है इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम as envisaged by the Piaget and Vygotsky, learning प्याजे और वैगोस्की के अनुसार रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा पूर्णवलन किया जाता है, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सुरक्षित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय करते हैं या प्राप्तकर्ता होते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़े से होता है। इन ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की बात हो रही है। तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या होगा? दिस इज द लाइक learning is constructed by the student themselves who play an active role। तो यहाँ पे हम शिक्षार्थियों द्वारा जो लर्निंग है वो खुद कंस्ट्रक्ट की जाती है, स्वयं वो सृजित किया जाता है, जो कि एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस है, देन वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।